आ गया। आइए, कंपनी ऑडिट पर आते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, देयर विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर हमने पढ़ा था नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 से। उसमें कहा गया that auditor shall be appointed by board of directors within 30 days of date of incorporation, और अगर नहीं किया शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे अगले 90 दिन में। और इस तरीके से मैंने आपको बताया था 90 + 30 120। याद आया? और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर सारी कंपनियां इंक्लूडेड हैं सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। यहाँ पर मैंने कहा था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी हो सकता है। ये भी कहा था कि ये 30 दिन है, 1 मंथ नहीं है। ये भी कहा था कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही मानना है, और अगर नहीं किए तो शेयर होल्डर अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर 90 दिन में अपॉइंटमेंट कर देंगे, और यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगेगा। ये ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहेगा? ही विल बी द ऑडिटर टिल। ये ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहेगा मेरे दोस्त? ये ऑडिटर ऑडिटर रहेगा टिल फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करूंगा? 139(1) बोलती है, इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड by the general meeting to hold the office till conclusion of 6th annual general meeting। छठी एनुअल जनरल मीटिंग तक वो बंदा ऑडिटर रहेगा। लेकिन ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले फॉर्मेलिटी चाहिएगी, रिकमेंडेशन ऑफ नेम चाहिएगा। ये तो मैंने आपको 139(11) के अंदर पहले ही बता दिया कि ऑडिटर चाहे पहला हो, चाहे सब्सीक्वेंट हो, चाहे कोई भी हो, इस सेक्शन 139 के अंदर अगर कोई बंदा ऑडिटर अपॉइंट होगा तो उसके नाम की रिकमेंडेशन देगी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी नहीं हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है तो वो नाम सुझाएगी। वो नाम सुझाएगी रेपुटेशन देखकर, एक्सपीरियंस देखकर, साइज ऑफ द एंटिटी देखकर। और अगर ये सुझाव जो ऑडिट कमेटी ने दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कतई पसंद नहीं आया, तो वो ऑडिट कमेटी को वापस फॉरवर्ड करेंगे और कहेंगे जी आप इसको एक बार रिकंसीडर करो। रिकंसीडर करने के बाद भी अगर ऑडिट कमेटी ने कुछ नहीं किया, रिकंसीडर करने के बाद भी अगर ऑडिट कमेटी ने कंसीडर करने से मना कर दिया, तो ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो अपना डिसीजन से ऑडिटर का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। उन्हें अपनी मिनट बुक में ये जरूर लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ये रिकमेंडेशन फॉलो क्यों नहीं की। बाद में बोर्ड रिपोर्ट में भी उन्हें देना पड़ेगा कि उन्होंने ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन क्यों फॉलो नहीं की। जिस भी बंदे को 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ला रहे हो, सबसे पहले उससे कंसेंट ले लो दादा, कि क्या तुम करने के लिए तैयार हो ऑडिट। दूसरा, उससे सर्टिफिकेट ले लो बाबू। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के सारे कानूनों के अनुसार हो रहा है। मैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। मेरे खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स आईसीआई की चल रही है वो ये है, और मैं लिमिट के अंदर हूं। ये सर्टिफिकेट लेगा बंदा,
तब जाके उसका अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट होने से 15 दिन के अंदर अंदर एडीटी 1 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यही 15 दिन आईएफएससी कंपनी को 30 दिन बढ़ा करके दिए गए हैं, याद आया। लेकिन 139(1) के अंदर जब आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो पहली मीटिंग तो ठीक है, छठी मीटिंग में क्या होगा? छठी मीटिंग में अगर इंडिविजुअल हुआ और कंपनी रोटेशन के अंदर आई 10-50-50-50 वाली, रोटेशन के अंदर आई अगर कंपनी, तो फिर आपको इंडिविजुअल को तो 5 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा बाबू, और फर्म को आप चाहो तो रीअपॉइंट कर लो। हेलो। तो कितनी फॉर्मेलिटी हो गई 139(1) के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करने की? पहली फॉर्मेलिटी हो गई रिकमेंडेशन, दूसरी फॉर्मेलिटी हो गई कि 139(9) में ये जाके देखो कि बंदे को ही रीअपॉइंट करें कि नया लाएं, क्योंकि मैंने कहा है एक बंदे को ही रीअपॉइंट करना जरूरी हो जाएगा जब तक कि 139(9) के अंदर दिया गया है, जब तक कि वो खुद डिस्क्वालीफाई ना हो गया हो, उसने राइटिंग में ना दे दिया हो कि मुझे अपॉइंट मत करना, या उसके नाम का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया हो कि इस नासपीटे को अपॉइंट नहीं करना है, तब तक तो उसी को रीअपॉइंट करना है। तो फॉर्मेलिटी नंबर 1 रिकमेंडेशन देखो, फॉर्मेलिटी नंबर 2 क्या रीअपॉइंटमेंट करना है, अगर रीअपॉइंटमेंट करना है तो 139(9) देखो, साथ में फिर 139(2) भी देखो कि कहीं रोटेशन तो नहीं लग रहा उसके ऊपर। नहीं भैया रोटेशन नहीं लग रहा है, नहीं भैया रीअपॉइंटमेंट कर सकते, तो बाबा अब पहले जाकर कंसेंट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, अपॉइंटमेंट कर दो, एडीटी 1 फाइल कर दो, काम खत्म। और यही अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी में करना हो तो फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में करेंगे, और अगर वो भी नहीं कर पाए तो अगले 60 दिन में कौन करेंगे? शेयर होल्डर करेंगे, यानी कि नॉल 150 दिन में तो बंदे का अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा। और ये बंदा सिर्फ अगली एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ऑडिटर रहेगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 139(5) कहती है, क्या कहती है, सी एंड जी को हर साल फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट से 180 दिन में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जो ऑफिस को होल्ड करेगा अप टू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। याद आया? ये कमेंसमेंट है, एंड नहीं है। फॉर्मेलिटी नंबर 1 मैंने आपको बता दी। हेलो। फॉर्मेलिटी नंबर 2 रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर 139(9), अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, नोटिस इन राइटिंग दिया मुझे मत अपॉइंट करो, या उसके नाम का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया इसे अपॉइंट मत करो या इसकी जगह किसी और को अपॉइंट करो, तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा बाबू। फिर आई फॉर्मेलिटी नंबर 3, एंड द फॉर्मेलिटी नंबर 3 इज before appointing any auditor in AGM, company should obtain consent from him। कंसेंट में सर्टिफिकेट आएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सीए एक्ट में सारे प्रोविजन उसके फॉलो किए हैं, कंपनीज एक्ट के विद इन 20 की लिमिट्स में है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। फॉर्मेलिटी नंबर 4, एजीएम हो जाने में, अपॉइंटमेंट हो जाने से 15 दिन के अंदर एडीटी 1 आरओसी के साथ फाइल करना है। आईएफएससी कंपनी को 30 दिन दिए गए, चाहे वो आईएफएससी पब्लिक हो चाहे वो आईएफएससी प्राइवेट। अरे कंपनी ऑडिट तो तुम्हारी कॉपी में ऐसा मक्खन लिखा हुआ है कि तुमको साला कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। फॉर्मेलिटी नंबर 5,
छठी एजीएम से ये स्टार्ट होगा इंडिविजुअल के केस में और 11वीं एजीएम से स्टार्ट होगा फर्म के केस में। 139(2) कहती है लिस्टेड एंटिटी के केस में प्रोपराइटर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता और अनलिस्टेड कैपिटल अनलिस्ट प्रोपराइटर 5 से ज्यादा नहीं, फर्म 10 से ज्यादा नहीं। अनलिस्टेड पब्लिक हो तो पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 10 crores and borrowing and deposit should not be more than 50 crore, more than or equal to। अगर आपकी पेड अप शेयर, आप अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर, या आपकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ऊपर, आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन देना पड़ेगा। और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक नहीं हो, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने 50 करोड़ या उससे ऊपर की 50 लाख, क्या बोलते हो, 50 लाख है कि 50 करोड़ है, पहले ये तो देखो, हिसाब से लगाओ बच्चों। 50 लाख है कि 50 करोड़ है? 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, और पब्लिक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट तो ले नहीं सकती, तो 50 करोड़। हेलो, अच्छा ये बताओ प्राइवेट के अंदर कौन कौन सी लिमिट है? पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है क्या? है ना, ये पेडअप की तो है 50 करोड़, ये पेडअप की लिमिट है। और बोरोइंग बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 50 करोड़। डिपॉजिट नहीं आते, यहाँ डिपॉजिट नहीं आते क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, डिपॉजिट कहाँ से आएंगे? गुड। नो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years and no firm can be appointed for 2 terms of 5 consecutive years, है ना। लेकिन रोटेशन अप्लीकेबल नहीं है किस किस को, ना ओपीसी पर, ना स्मॉल पर, ना डोरमेंट पर, ना आईएफएससी पर, ना पब्लिक कंपनी लेस देन 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और लेस देन 50 करोड़ borrowing and all that, private company less than 50 crore paid up share capital and less than borrowing plus deposit तो आएंगे नहीं, borrowing ही आएगी 50 करोड़ की। तो 10 50 50 50 अपन ने याद किया था। गुड। अब एक बात, अगर कोई फर्म जो जा रही है बाहर और जो फर्म आ रही है अंदर, अंदर आने वाली फर्म में बाहर जाने वाली फर्म का कॉमन पार्टनर नहीं हो सकता, अदरवाइज वो फर्म भी 5 साल के लिए बैन है। नई आने वाली फर्म में एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पिछले 5 साल में उस बैलेंस शीट को साइन किया हो जिस कंपनी के रोटेशन में आए हैं। याद आया? और सेम नेटवर्क की फर्म के अंदर आपको नहीं आना है, इनकमिंग ऑडिटर सेम नेटवर्क की फर्म में नहीं आएगा। इसके बाद हमने देखा था कैजुअल वैकेंसी। नॉर्मल कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कैसे होती है? मैंने कहा भाई अगर रेजिग्नेशन हुआ हो तो अलग बात है, अदर रीजन हो तो अलग बात है। ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंसी हो गई हो, अनसाउंड माइंड का हो गया हो, डिस्क्वालीफाइड हो गया हो कंपनीज एक्ट में या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, या फर्म डिसॉल्व हो गई हो, या कन्विक्ट हो गया हो, या रिमूव कर दिया हो एनसीएलटी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल कर देगा। लेकिन अगर रेजिग्नेशन हुआ होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रोविजनली 30 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनली फिल करना पड़ेगी, और 3 महीने के अंदर अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके क्या करना पड़ेगा, शेल कॉल एंड ईजीएम, एक ईजीएम बुलानी पड़ेगी टू गेट द अपॉइंटमेंट approved within 3 months of the
प्रोविजनल अपॉइंटमेंट से कितने दिनों में? 3 महीनों। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पिनल प्रोविजन तो लगना ही लगना है। और such appointment of auditor shall hold office till conclusion of next annual general meeting। जो बंदा रेजिग्नेशन देता है उसे 140 सबसेक्शन 2 और 140 सबसेक्शन 3 में लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है। जो बंदा रिजाइन करता है उसे एडीटी 3 फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी और आरओसी दोनों को एडी 3 फॉर्म की फाइल की कॉपी दो कि तुमने क्यों रिजाइन किया विद इन 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन। और अगर गवर्नमेंट कंपनी वाले हो तो कंपनी को भी दो, आरओसी को भी दो, सीएजी को भी। और अगर तुमने 140 सबसेक्शन 2 के अनुसार एडीटी 3 फॉर्म फाइल नहीं किया तो तुम पे पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए या रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। और अगर कंटिन्यू बार बार करते रहे तो 500 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज की पेनल्टी आप पर ठोक दी जाएगी। याद आ रहा है? ये तो सब याद आएगा आपको, इसमें तो कहीं दिक्कत ही कहाँ है। एक ऑडिटर कैसे रिमूव होता है पाऊ जी? एक ऑडिटर रिमूव होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म या एनसीएलटी रिमूव कर देता है। बिफोर फर्स्ट एजीएम हटाना हो, बिफोर नेक्स्ट एजीएम हटाना हो, बिफोर 6th एजीएम हटाना हो, सबसे पहले आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। साथ में एडीटी 2 फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन भेजना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि अप्रूव कर दो, हम ऑडिटर को हटाना चाहते हैं। स्टेप 3, कॉल ईजीएम 60 डेज। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे 60 दिन के अंदर अंदर ईजीएम बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो बाव पेड़े को और भगा दो। याद आया? गुड। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म कैसे होगा? अब चलना पड़ेगा दूसरी फाइल पर। ये फाइल तो हो गई खत्म, अगली फाइल पर चलते हैं। तो वो फाइल कहाँ खत्म हुई अपनी, जिसमें हमने क्या किया था? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक मिनट। अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर अगर आप आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में दिया। सबसे पहली स्टेप आपकी कॉपी में बनी हुई है, यहाँ नहीं है, आपकी कॉपी में बनी हुई है। सबसे पहले क्या होगा? कोई शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस देगा 14 दिन का। वो स्पेशल नोटिस की कॉपी जो है भेजी जाएगी शेयर होल्डर को, वो ऑडिटर को। ऑडिटर से उस पर जवाब मांगा जाएगा कि भाई तेरे जाने के लिए इंतजाम हो चुका है, तुझे अपने लिए कुछ कहना है तो कह दे। वो रीजनेबल लेंथ में एक लेटर लिखकर कंपनी को देगा। कंपनी उस लेटर को सारे शेयर होल्डर को सर्कुलेट करेगी। अगर कंपनी शेयर होल्डर को सर्कुलेट नहीं करती है तो उसे उस लेटर को एनुअल जनरल मीटिंग में पढ़ने की इजाजत है। अगर सर्कुलेशन हो गया तो जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको हटा देगी, हटा देगी, हटा देगी। और अगर ये उसका आंसर सारे शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचा, उसका आंसर अगर सारे शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचा तो उसे जनरल मीटिंग में पढ़ के खड़े होकर पढ़ने की पूरी इजाजत है। लेकिन अगर शेयर होल्डर को लगता है कि यार ये आदमी अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है तो वो एनसीएलटी में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं और कह सकते हैं इस आदमी को इन अधिकारों से रोका जाए, और उसे उन अधिकारों से रोका जा सकता है। इज दैट क्लियर? गुड।
उसके बाद और आगे बढ़े कि भाई ये तो हो गया रिमूवल। तो अब तक हमने जो सेक्शन पढ़ी, अगर सेक्शन इंडेक्स बनाने जाएं तो 139(1) थी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, 2 है रोटेशन, 3 है इंटरनल रोटेशन एंड जॉइंट ऑडिटर। याद करो, शेयर होल्डर अगर ये डिसाइड कर ले कि हमको एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं। 4 तो रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटी थी, नहीं 4 तो थी आपकी जो टेन्योर खत्म होने के बाद जो नया आ रहा है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। 5वां था आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। 6ठा था आपका फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। 7वां था आपका फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। 8वीं थी आपकी कैजुअल वैकेंसी। 9वीं थी आपकी रीअपॉइंटमेंट। 10वीं थी अगर किसी कारण से एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट ना हो पाए तो वही पुराना ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। 11वां था कि भाई ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी ऑडिटर को। 139 के बाद आई थी 140। 140 सबसेक्शन 1 ने कहा रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। 140 सबसेक्शन 2 और 3 रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटी थी। फोर्थ वन वाज 4 नंबर पे कौन, रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब आते हैं 5वें नंबर पे, एनसीएलटी हटा रही है। एनसीएलटी को 2 लोग दे सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर पर्सन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेंट करती है कि ऑडिटर एम्प्लॉय डायरेक्टर्स के साथ मिलकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनसीएलटी बोलेगी कि मैं आपको ऑर्डर देती हूँ अगले 15 दिन में ऑर्डर बदल दो। और अगर एनसीएलटी के पास हम डायरेक्ट गए, शेयर होल्डर गए, कोई भी कंसर्न पर्सन गया, तो एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि इस ऑर्डर को बदल दो, और जो ऑर्डर बदला है वो अगले 5 साल ऑडिट नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ये था आपका एनसीएलटी के द्वारा ऑडिटर को हटाया जाना। इसके बाद आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो भाई साहब ये है कि बंदे का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। प्रोपराइटर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, पार्टनरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकती है। और अगर पार्टनरशिप या एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन इंडिया। उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहली बात, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी कैन नॉट बी एन ऑडिटर। एलएलपी एकमात्र बॉडी कॉर्पोरेट है जो ऑडिटर हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी के कारण ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का पार्टनर, चाहे करंट हो चाहे एक्स हो, कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाएगी, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। याद आया? गुड। इसके बाद हमने कहा था एक पार्टनर, एक बंदा या उसका पार्टनर अगर एक शेयर भी रखते हैं कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग में, कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी के एसोसिएट में, कंपनी के जॉइंट वेंचर में, हेलो फेलो सब्सिडरी में, 5 लोगों में अगर रखते हैं तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। रिलेटिव रख सकते हैं R10। R10 बताए थे, यू HUF के लोग, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, हेलो, वो 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू के सिक्योरिटीज रख सकते हैं। फेस वैल्यू 1 लाख तक की। अगर किसी दिन एक्सीड हो जाती है तो उनसे कहा जाएगा कि 60 दिन के अंदर अंदर इसको आप क्या कर लो, सही कर लो। अगर वो सही नहीं कर पाएंगे तो हमारी कैजुअल वैकेंसी होना निश्चित है। ना हम ना हमारे R10, ना हमारा पार्टनर कंपनी या कंपनी की होल्डिंग या कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की फेलो सब्सिडरी या कंपनी की एसोसिएट से 5 लाख रुपए से ज्यादा की इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने या हमारे पार्टनर ने या हमारे R10 ने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए C5 द्वारा दिए गए लोन के अगेंस्ट में गारंटी दे दी और वो लोन का अमाउंट कितना 1 लाख से ज्यादा है,
तो हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। और इंडेटनेस और गारंटी में कोई 60 दिन की लिमिट वहां मौजूद नहीं है। 60 दिन का करेक्शन सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आती है कि अगर एक पर्सन या एक फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बिजनेस कमर्शियल रिलेशनशिप रखता है विथ C6, C6 में कौन आ गया? C6 में छठा कौन? एसोसिएट। किसकी? हाँ, होल्डिंग की एसोसिएट। तो पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, ना तो कंपनी से, ना होल्ड की सब्सिडरी से, ना उसकी एसोसिएट से, ना तो कंपनी से, ना कंपनी की होल्डिंग से, ना कंपनी की सब्सिडरी से, ना कंपनी की फेलो सब्सिडरी से, ना ही होल्डिंग कंपनी की किसी एसोसिएट से। वी कैन नॉट हैव बिजनेस कमर्शियल रिलेशनशिप। हालांकि रिलेटिव वहां दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली में रिलेटिव कवर हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन हटा दो, मैं होटल में रुक सकता हूँ, मैं ट्रेवल भी कर सकता हूँ एरोप्लेन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशल ट्रांजेक्शन की मनाही है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन अगर आम लेन पे हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जिसमें R10 डायरेक्टर या KMP हो, हम अपॉइंट नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन अ कंपनी इन विच R10 इज अ डायरेक्टर और KMP। उसके बाद आया भैया, आप मैक्सिमम कितनी कंपनियों को ऑडिट कर सकते हो? 20 पब्लिक कंपनीज। 20 कंपनीज। कौन सी 20 कंपनीज? पब्लिक कंपनीज। ये 20 कंपनीज जिनमें शामिल नहीं है कौन? OPC। हेलो, जिनमें शामिल नहीं है कौन? OPC, स्मॉल, गवर्नमेंट और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। इतने लोगों को 20 में शामिल नहीं है। इसके अलावा टोटल मेरी कितनी लिमिटेड? 20। पर पार्टनर 20 है, पर पार्टनर 20 है, दो पार्टनर हुए तो 40। और अगर तुमने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं और कुछ कर लिया तो वो वहां से माइनस हो जाएगा। अरे पूरा कैलकुलेशन करके बताया था बाबू। लो, और उसमें ये भी बताया था कि हेड ऑफिस हो और ब्रांचेस नहीं हो, और हेड ऑफिस नहीं हो और ब्रांचेस नहीं हो तो क्या करना। तो अगर हेड ऑफिस है, ये टेबल भी बनी हुई है, अगर हेड ऑफिस है और 10 ब्रांच है तो भी एक हेड ऑफिस है, कोई ब्रांच नहीं है तो भी एक हेड ऑफिस नहीं है, एक ब्रांच है तो भी एक हेड ऑफिस नहीं है, 5 ब्रांचेस है एक ही कंपनी की तो भी एक, दो कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, एक की 5 एक की 8 ब्रांचेस है तो भी दो, दोनों कंपनियों के हेड ऑफिस नहीं है, एक की 5 एक की 8 है तो भी दो। याद आ गया? और ये देखना कब है? एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बाद में अगर बढ़ जाती है तो कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं होती। गॉट इट? बाद में बढ़ने पर कैजुअल वैकेंसी नहीं होती। देन आता है एक और क्वालिफिकेशन सेक्शन 144 की। अगर आप एक ऑडिटर हो, इफ यू आर एन ऑडिटर, you can give other services to the company only after approval by audit committee और board of director। लेकिन ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बावजूद आप, आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडी और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी नेटवर्किंग फर्म के थ्रू नहीं दे सकते हो नीचे दी हुई सर्विसेज। अकाउंटिंग नहीं करवा सकते, बुक कीपिंग नहीं करवा सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं करवा सकते, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, एक्चुरियल सर्विसेज नहीं करवा सकते, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं करवा सकते, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं करवा सकते,
आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं करवा सकते, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करवा सकते, और अदर सर्विसेज नहीं करवा सकते। मतलब सेल्फ रिव्यू थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को एड्रेस करने के लिए इतनी चीजों पर बैन लगा दिया। अकाउंटिंग मत करो, बुककीपिंग मत करो, इंटरनल ऑडिट मत करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन और ऑडिट मत करो, एक्चुरियल सर्विसेज मत दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मत दो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मत दो, आउटसोर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मत करो, मैनेजमेंट सर्विसेज मत दो, अदर सर्विसेज मत दो। नीड नॉट टू गिव ऑल दिस। हेलो, मेरी बात समझ में आई? लेकिन दे सकते हो लॉ एडवाइजरी, टैक्स एडवाइजरी और कॉस्ट एडवाइजरी। हेलो, दैट इज ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। अब बात आती है सेक्शन 142, व्हाट इट सेज, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कितना होगा? व्हाट शुड बी द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर? सर, फर्स्ट ऑडिटर अगर अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो उसका अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन बोर्ड देगा, और सब्सिक्वेंटली तो कोई भी अपॉइंट करे, शेयर होल्डर से उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। याद आया? फिर हम आए ऑडिटर के राइट्स क्या हैं, तो हमने कहा भैया पहला राइट है राइट टू गिव रिप्रेजेंटेशन अंडर 140 सबसेक्शन 4। उसे एनसीएलटी अगर ना रोके तो वो अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रेमुनरेशन लेने का राइट उसके पास है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो एनी टाइम एक्सेस कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर, वाउचर, रिकॉर्ड, एनी टाइम मतलब वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स में। ऑडिटर ऑफ एचओ ब्रांच विजिट कर सकता है और ब्रांच भी देख सकता है, और ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है। उसी के साथ ऑडिटर को इंक्वायरी करने के राइट हैं। जितने एम्प्लॉय और ऑफिसर हैं उन सब से इंक्वायरी कर सकता है वो कभी भी, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड नहीं हो। सेक्शन 146 बोलती है जितनी एजीएम होगी, चाहे उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ऑडिटर को नोटिस दिया जाएगा, और फाइनेंशियल मैटर में ऑडिटर को बोलने का भी अधिकार रहेगा। इसी तरीके से राइट टू अटेंड ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 का हमेशा अवेलेबल रहेगा ऑडिटर को। देन कम्स ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 143(1) कहती है कि ऑडिटर की कितनी ड्यूटीज हैं। सर, बिना आपके राइट्स को अफेक्ट करे ऑडिटर इंक्वायरी करेगा इतनी चीजों की। शैल इंक्वायर, अगर डिससेटिस्फाई हुआ रिपोर्ट करेगा, नहीं डिससेटिस्फाई हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब ऑडिटर किस किस की इंक्वायरी करेगा? सबसे पहले इंक्वायरी करेगा सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए। इफ यू हैव गिवन सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, तो ऑडिटर देखेगा कि क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर्ड और टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। सिक्योर्ड प्रॉपरली में वैल्यूएशन देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, प्लेज डीड देखेगा, हाइपोथेकेशन डीड देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा। हेलो, उसके बाद प्रीजुडिशियल का मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फ्री लोन, अपनी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट से भी नीचे के लोन, इस टाइप से तो काम नहीं हो रहे, ये भी ऑडिटर वहां पर देखेगा। ओके, फिर देखेगा क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो सिर्फ बुक एंट्री से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ऐसे ट्रांजैक्शन जो रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज है, कहीं वो कंपनी और उसके शेयरधारियों के हितों के अगेंस्ट में तो नहीं है। मैंने आपको फेक सेल, फेक परचेज के ट्रांजैक्शन बताए थे कि मैंने एक कंपनी को सेल कर दिया, दूसरी कंपनी से परचेज किया, जिससे परचेज किया उसे डेबिट कर दिया, जिसे सेल किया उसे क्रेडिट कर दिया, दोनों की एंट्री बराबर कर दी और अपने टर्नओवर बुक कर लिया। ऐसा काम नहीं करना है, याद आया?
वेदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स सोल्ड एट लॉसेस, अगर आप बैंकिंग कंपनी नहीं हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, तो फिर ऑडिटर ये कारण जरूर पूछेगा कि बाबू एक बात तो बताओ, तुमने इन्वेस्टमेंट जो शेयर में किया उसमें लॉस क्यों हुआ, वाई इट इज सोल्ड इन लॉसेस, तुमने उसे लॉसेस में क्यों बेचा। कोई एक्सीजेंसी आई हो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट थे, रिडम्पशन आ गया, बेचना ही था, बेचो, अन्यथा ना। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स, क्या लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट्स की तरह शो किया गया है। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स, क्या लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट्स की तरह शो किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एडवांसेस दे दिए, अब आपसे रिकवर नहीं हो रहे, तो आपने कहा यार ऑडिटर बूम बूम करेगा, तो क्या करें, बोले इसको अपन क्या दिखा दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया हमने बिजनेस के लिए। ऑडिटर मामू नहीं है, ऑडिटर उससे कंफर्म करेगा कि बाबा कोई डिपॉजिट सही में है क्या, दैट इज देयर। आगे बढ़े, गुड। वेदर एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू पी एंड एल, क्या पी एंड एल में कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट किया गया है। वेदर एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर हैज बीन डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट किया गया है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, आपको उसका पूरा पूरा जो है यू हैव टू चेक आउट कि क्या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने शेयर के अगेंस्ट में कैश आना था, क्या उतने शेयर के अगेंस्ट में कैश आ गया। अगर कुछ शेयर्स के अगेंस्ट में कैश नहीं आया है, तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है वो ये देखे कि अदर देन कैश जो इशू किए गए उनका एग्रीमेंट क्या है और उनका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में सही तरीके से दिया है या नहीं दिया है। कुछ कंपनियों के केसेस में ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, हर लिस्टेड कंपनी और अदर देन लिस्टेड कंपनी, अगर हर लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमेटी बनानी है, लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन पब्लिक हो और आपकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, या आपकी बोरोइंग 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, या आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी का फंक्शन क्या होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रेम्युनरेशन और टर्म्स एंड कंडीशन ऑडिटर की फिक्स करना, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को देखना, ऑडिटर की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को ऑब्जर्व करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पर जाएं उससे पहले अप्रूव करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उन्हें अप्रूव करना, इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करना और बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना। देखा जाए तो ऑडिट कमिटी इज दोस चार्ट विद गवर्नेंस। नहीं लगता आपको यहाँ देख के कि ऑडिट कमिटी इज जस्ट लाइक हु दोस चार्ट विद गवर्नेंस, दैट इज ऑडिट कमिटी। ब्रांच ऑडिट सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 कहती है कि हर कंपनी की हर ब्रांच का ऑडिट या तो वही ऑडिटर करेगा जो 139 में अपॉइंटेड था, या सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होगा एज पर सेक्शन 139। Such branch auditor shall be subject to same qualifications and disqualification जो सेक्शन 141 में दी गई। ब्रांच ऑडिटर अगर फॉरेन का है तो ही वो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन वहां के रूल्स के हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्वल होनी चाहिए। ब्रांच ऑडिटर को भी 143(1) और 143(4) की ड्यूटीज जो दी गई हैं सेम टू सेम निभानी पड़ेंगी। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी सिर्फ एक जगह डिफरेंट होती है,
नॉर्मल ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है, ब्रांच ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट करता है। ब्रांच ऑडिटर 143.12 के अंदर जो अपन ने पिछली बार फ्रॉड की रिपोर्टिंग देखी थी, मोर देन 1 करोड़ वाली, याद आई? वो रिपोर्टिंग ब्रांच ऑडिटर को भी करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 600 एप्लीकेबल होता है ओवर ऑल द ब्रांच ऑडिट। 4 मार्क्स के अंदर आपको ये ब्रांच ऑडिट पूछ सकते हैं। इसके बाद आती है सेक्शन 138 एंड दैट इज इंटरनल ऑडिट। 25, 50, 100, 200 याद करो। In case of listed company, it is mandatory to have internal audit. But in case of unlisted public company, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में सबसे कम 25 डिपॉजिट, 25 के बाद 50 शेयर कैपिटल, 50 के बाद 100 बोरोइंग और सबसे बड़ा टर्नओवर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, इन सब में तो मोर देन और इक्वल टू है, लेकिन बोरोइंग में मोर देन। याद करो, ए दुनिया वालों बताया था तुमको। पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। borrowing more than 100 crore any time during previous financial year. Deposit more than or equal to 25 crore previous financial year में। turnover more than or equal to 200 crore previous financial year में। अगर हैं तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। You need to appoint the internal auditor. Got it? और प्राइवेट कंपनी के केस में भैया अगर 100 करोड़ रुपए से ऊपर जावे आपकी बोरोइंग या 200 करोड़ रुपए से ऊपर जावे आपका टर्नओवर, तो ही आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना, नहीं तो मत कर। इंटरनल ऑडिटर हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं? हम किसी फर्म को भी कर सकते हैं, पर्सन को भी कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को भी कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर तो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीडब्ल्यूए भी हो सकता है, सीएमए जो भी बोले, या एनी अदर पर्सन जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो, वो भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, दैट विल बी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी। फिर आया कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अलग बात है और कॉस्ट ऑडिट करवाना अलग बात है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए बोला गया कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग और जिनका टर्नओवर 35 करोड़ रुपए की 35 लाख 35 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेंगे। और एवरी ब्रांच इज आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। टर्नओवर में इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट अगर है तो रेगुलेटेड सेक्टर अलग है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर अलग है। रेगुलेटेड सेक्टर में बोला गया है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ओवर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, their turnover is more than equal to 25 crores, cost audit is mandatory। एक मिनट टोटल टर्नओवर 50 करोड़ और इंडिविजुअल चीजें जिनके कारण कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हुआ, अगर इंडिविजुअल भी 25 करोड़ के ऊपर चली गई तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। और सेम 50 करोड़ और 25 करोड़ की लिमिट उधर जाए रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में, तो वो 100 करोड़ और 35 करोड़ है। कॉस्ट